नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और अब इस युद्ध को चलते हुए करीब 2 महीने होने जा रहे हैं। स्थिति यूक्रेन में अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि मारियोपोल अब रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में आ चुका है। यहाँ इलिच स्टील प्लांट जो था, जो कि आखिरी गढ़ बना हुआ था जहां से जो लड़ाके थे यूक्रेन के वो लड़ रहे थे, कहा जा रहा है कि वहां पर भी अब मुकाबला खत्म हो चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो लाशें हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं। ट्रक, कार, हर चीज को वहां पर आग लगा दी गई है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर स्थिति इस वक्त तबाही की है और इलाके के कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मारियोपोल अहम क्यों है और कहां है ये। अगर हम आपको यूक्रेन का मैप दिखाएं तो उससे आपको स्थिति थोड़ी समझ में आएगी। ये यूक्रेन है जो कि रूस के लगभग करीब, एक बेहद करीब है। आप देख सकते हैं कि लंबा इनका बॉर्डर आपस में मिलाया है। आप यहां इस इलाके में जो देख रहे हैं ये मारियोपोल जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये शहर है जो अहम हो जाता है। इस पर लड़ाई लंबे वक्त तक जारी रही है। ऊपर हम आपको जो लाल इलाका दिखा रहे हैं ये डोनेस्क और लुहांस्क का इलाका है जो कि डोनाबास कहलाता है, जिसकी लड़ाई के बारे में भी अक्सर जिक्र होता रहता है कि डोनाबास की लड़ाई पर अब ज्यादा फोकस कर रहा है रूस। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि ये अहम क्यों है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं क्रीमिया है जो नीचे रूस से लगभग लगा हुआ है। इसको 2014 में पहले ही रूस ने अपने इलाके में हमला बोल के अपने इलाके में इसे शामिल कर लिया था। तो अब आप ऐसा देखिए कि मारियोपोल की तरफ जब बढ़ा था रूस तो उसने अपनी पूरी फौज को चारों तरफ से मारियोपोल की तरफ भेजा। खास तौर पर कीव जो कि बहुत आगे जाकर के बहुत ही ज्यादा पश्चिम की तरफ अगर हम जाएं, क्योंकि ये पूरा जो है ये पूर्व का इलाका है, उस तरफ है, तो कीव से वापस लाकर अपनी सेना को उसने यहां पर फोकस किया था मारियोपोल का। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मारियोपोल की घेराबंदी की गई और किस तरीके से उसके ऊपर धावा बोला गया है। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें आपको एक बार फिर से मारियोपोल नजर आ रहा है और डोनेस्क और लुहांस्क नजर आ रहा है जो कि डोनाबास का इलाका है। मारियोपोल जो है वहां पर एक पोर्ट भी है और बंदरगाह, इसलिए वो अहम भी है। मारियोपोल का ये इलाका लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ता रहा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने की कि इस इलाके में जो लड़ाके बचे थे वो किसी न किसी तरीके से इस इलाके को बचा कर रखें। और एक स्टील फैक्ट्री थी जिसके जरिए वहां पर आखिरी लड़ाई चल रही थी। और जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम मारियोपोल के सिटी मैप की तरफ चले गए हैं। तो जैसा आपको बता रहे थे कि 2 मार्च को रूसी सेना ने यह तय कर लिया था कि मारियोपोल पर हमला करना है और चारों तरफ से जो इसकी फोर्सेस थी वो अब मारियोपोल का रुख कर रही थी। मारियोपोल लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ता आ रहा था, लेकिन 17 मार्च को ये पूरा लाल इलाका जो आप देख रहे हैं वो घेराबंदी कर दी गई थी चारों तरफ से रूसी सेना की तरफ से और भारी बमबारी हो रही थी। लगातार प्लेन के जरिए, दूसरी आर्टिलरी के जरिए लगातार ये शहर भारी बमबारी झेल रहा था। उसके बाद हमने अप्रैल के महीने में देखा कि 4 अप्रैल को जो केंद्र था शहर का बिल्कुल बीच में, उस तरफ रूसी सेना चलने लगी थी। हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं, लोग अब बताया जा रहा है कि वो अलग जगह पे रह रहे थे और जो लड़ाके थे उन्होंने कुछ जगह बांध ली थी जहां से वो लड़ाई कर रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि 20 अप्रैल को जो रूसी सेना थी वो बिल्कुल करीब पहुंच गई मारियोपोल के और एक बहुत ही कड़ा घेरा बना दिया गया था, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया था। और जो आखिरी गढ़ था वो एक छोटी सी जिसे कहेंगे स्टील फैक्ट्री थी। छोटी नहीं कहेंगे क्योंकि छोटी वो उतनी नहीं है, ये यूक्रेन की 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रीज में से एक है और यूक्रेन का ज्यादातर स्टील प्रोडक्शन जो होता है वो यही होता था। तो ये पूरा जो इलाका है इसलिए भी अहम है रूस के लिए क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत है। तो ये जो स्टील फैक्ट्री थी उसके भी हम आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये स्टील फैक्ट्री थी उसमें भी लोग मौजूद थे, वहां से वो रूस पर हमला बोल रहे थे और अंत में रूस ने अपने लोगों को कहा कि आप इस स्टील फैक्ट्री में मत जाएं और इस स्टील फैक्ट्री में जो लड़ाके हैं उन्हें वहीं रहने दें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टनल, सुरंगे और वर्कशॉप्स के अलग अलग खाने थे।
वहां पे जाके पकड़ना मुश्किल हो जाता। इसलिए रूस ने कहा कि इसको सील ऑफ कर दीजिए ताकि ना कोई मक्खी तक एक अंदर से बाहर ना आ सके। और आइए आप जानने की कोशिश करते हैं कि मारियोपोल को पकड़ना और उसे अपने कब्जे में लेना रूस के लिए क्यों अहम है। ये साफ है कि ये इलाका जो है, इसकी लोकेशन बहुत अहम है, लेकिन इसके अलावा ये रूस के जो थके हुए मनोबल है, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं लगातार लड़ाई के, अब तक यूक्रेन पे जो वो सोच रहा था कि आसानी से कब्जा कर लेगा वो नहीं कर पाया, तो इसलिए उसके सेना के मनोबल के लिए ये एक अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा मारियोपोल जो है वो क्रीमिया का इलाका जो हम आपको बता रहे थे, जो कि नीचे का इलाका है, वो और डोनाबास, ये जो 2 इलाके हैं जहां पर रूस का इस वक्त आधिपत्य है, उनके बीच में ये पड़ता है, तो ये आवाजाही वहां पे आसान हो जाएगी। इन दोनों को ये जोड़ता है, तो आराम से 2014 में कब्जा किए हुए क्रीमिया से अगर चाहें तो फोर्सेस डोनाबास की तरफ जा सकती हैं। डोनाबास को भी आजाद घोषित कर चुका है अपनी तरफ से रूस। तो रूस का जो मंशा है, जो उसकी मंशा है इस युद्ध को लेकर, वो कहीं ना कहीं साबित होती हुई, पूरी होती हुई यहां नजर आएंगी। इसके अलावा बंदरगाह की बात भी हमने आपको बताई, कारोबार इसकी वजह से होता है जो बिल्कुल अब ठप पड़ जाएगा और उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं रूस का आ जाएगा। और यहां पर का एक बार जब रूस ने अपने पैर जमा लिए, ये पूरा जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी इलाका है, यहां पर अगर अपने पैर जमा लिए तो वो जोरदार तरीके से बाकी के यूक्रेन पर हमले कर पाएगा। उसकी कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी कि वो आसानी से अपना एम्यूनिशन, मटेरियल वगैरह सब ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकेगा यूक्रेन तक, और यूक्रेन के ऊपर हमला करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं मारियोपोल को लेकर। आइए अब हम एक तस्वीर देख लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही है, जिससे ये पता चलता है कि इस वक्त जो स्थिति है मारियोपोल की वो कितनी खराब है। ये तस्वीरें दिखाती हैं हमको कि मारियोपोल अब एक खंडर में बदल चुका है, और ये जो खंडर है इसमें लोग हालांकि जो बचे खुचे हैं वो कहीं अपनी जान बचाकर बैठे हैं, लेकिन जो लड़ाके हैं वो इस वक्त अब स्टील प्लांट में बंद हैं और उनके बारे में ज्यादा कुछ खबर आ नहीं रही है। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मंजू सेठ जुड़ गई हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं, और कोमोडोर सी उदय भास्कर हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भास्कर साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। जो दावा रूस कर रहा है कि अब मारियोपोल उसके कब्जे में है, तो क्या हम ये माने कि उसके कब्जे में है, या जो कुछ लड़ाके बचे हैं वो अभी भी किसी तरह का रिटेलिएशन कर सकते हैं? अगर हम इसको सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं कहूंगा कि रूस के पास जो भी उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया है, जिसको हम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उस दायरे में हम ये कह सकते हैं कि रूस ने अपना सफलता प्राप्त किया है। ये बात सही है कि जैसे आपने रिपोर्ट में बताया है, स्टील प्लांट जो है आज़ोस्टॉल, वो काफी एक अहम जगह है, और वहां पे यूक्रेन के जो मिलिशिया है, यूक्रेन के जो फाइटर्स हैं, वो टिक गए हैं, और काफी नागरिक हैं वहां पे। काफी एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जो कि शीत युद्ध के समय पे परमाणु हथियारों से बचने के लिए उन्होंने ये बनाया है, तो वो काफी मजबूत है। तो अर्थात ये कि एक ऐसी जगह है वहां पे मारियोपोल में जहां पे यूक्रेन का रेजिस्टेंस जो है रूस के खिलाफ वो जरूर जारी है। परंतु मॉस्को और उनका जो पूरा मिलिट्री प्लान के तहत से अगर हम देखें, उनका उद्देश्य यही था कि जो डॉनबास रीजन, जिसको अभी आपने रिपोर्ट में रेखांकित किया था, कि उसके ऊपर वो अपना कब्जा करना चाहते हैं, और उसमें मारियोपोल का जो शहर है वो आमतौर पे मैं कहूंगा कि रूस के फौज के कब्जे में आ गया है। तो उस दायरे में अभी मैं समझता हूं कि जो एडवांटेज है वो रूस के पक्ष में। अंजलि, तो रूस जिस तरह से दावा कर भी रहा है, कुछ ना कुछ उस दावे में दम है। मंजू जी,
क्या हम कहेंगे कि अब जो मारियोपोल की तस्वीरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है, रॉयटर्स की भी खबर आ रही थी कि वहां पर लाशें दिख रही हैं रास्तों पर और कई सिविलियंस हैं जिनको क्षति पहुंची है, क्या इस तरह की तस्वीरें आना और एक और शहर का गिरना कोई दबाव बिल्डअप होगा ईयू के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और ज्यादा मदद के लिए? मदद तो करेंगे ही, बिकॉज उन्होंने अभी यूएस ने भी अनाउंस कर दिया कि हम इतने और आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत दबाव डलेगा कि हम और हेल्प करें। लेकिन मेरा मानना है कि इसको लड़ाई रोकने और बंद करने के लिए ज्यादा प्रयास करने चाहिए। और इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है मारियोपोल की, जो आप स्थिति देख रहे हैं वहाँ के लोगों की, और कीव में भी सराउंडिंग एरियाज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। और आई थिंक ये वॉर और सब जगह इकोनॉमिक क्राइसिस, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो आई थिंक इट शुड ज्यादा अटेंशन देना चाहिए अंजलि जी टू स्टॉप दिस वॉर। लेकिन बहरहाल दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन ये जो नेटो है, ईयू है, सब कह रहे हैं हम इनको और मदद करेंगे। लेकिन जो मारियोपोल की जैसे आपने स्थिति जो बताई है, सिर्फ स्टील प्लांट, जो अज़ोव स्टील प्लांट है, सिर्फ वो इनके रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं और कुछ सिविलियंस हैं और जो इनके आर्म्ड सोल्जर्स हैं, वो वहां पे सिर्फ अभी तैनात हैं। और वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमको ना टेक ओवर करे। और उन्हें ये अनाउंस कर दिया रूस ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने, कि उसको छोड़ दीजिए, उसके अंदर ना बाहर कोई नहीं आने जाए, तो वो अंदर मर जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूअल स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, आई थिंक। और उनको करना चाहिए, उस पर थोड़ा उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना चाहिए। और कोई इनको नेगोशिएशंस जो हैं, मुझे लगता है ईयू को और यूएस को, सबको मिलके, रूस के साथ यूक्रेन को, सबको मिलके एक सोल्यूशन निकालना चाहिए और ये वॉर को एंड किया जाए, मेरा ये मानना है। और दबाव इस पे पड़ना चाहिए कि आप ये जो इस वक्त हालत है, इसको कैसे रोका जाए। और मारियोपोल में जैसे कमांडर साहब ने कहा, इट इज एब्सोल्युटली उनका क्लियर है कि हमारी एक स्ट्रेट वहां से लैंड रूट मिल जाएगा क्राइमिया और डॉनबास रीजन में, तो वो तो उनका मकसद है और वो करेंगे पूरा। एंड उन्होंने ठान ली है और कोई उनको अब रोक नहीं सकता। और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि आई थिंक मारियोपोल को अब बचाना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मुश्किल हो गया है। और मंजू जी, जब ऐसा बढ़ता जा रहा है रूस आगे की तरफ, इसको क्या, जो हम सारे ग्लोबली कहते हैं एक्सपेंशनिज्म, इसको क्या बाकी के देश उस तरीके से नहीं देख रहे? क्योंकि चाइना के लिए तो बहुत जल्दी बोला जाता है, रूस के लिए कोई एक्सपेंशनिस्ट नहीं बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहे हैं, रूस को भी कह रहे हैं, और रूस को कह रहे हैं ये जो सॉवरेनिटी नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट और इंटरनेशनल लॉज को नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जबरदस्त उन पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, और ऐसे जबरदस्त लगाए हैं कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, निचोड़ने वाले हिसाब से लगाए हैं। सो रियली बैड सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस हैं, और इसका असर उम्मीद थी कि होगी। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शंस पहले भी रह चुके हैं रूस के ऊपर, उन्होंने वाया मीडियाज निकाल लिए हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ अपने अरेंजमेंट्स वर्कआउट कर लिए हैं, बिल्कुल, टू बाईपास दीज सैंक्शंस अनफॉर्चुनेटली। बट फिर भी काफी असर होगा रूस की इकोनॉमी पे, रूस के लोगों पे। जी, चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा ये करेंगे कि जो मदद आ रही है वो आखिर इन इलाकों तक जहां पर सबसे ज्यादा घमासान लड़ाई है, वहां तक पहुंचेगी कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो चर्चा हम कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की, और इसमें क्या अहमियत है मारियोपोल की, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कॉमोडोर उदय भास्कर हैं, मंजू सेठ हैं, दोनों हमारे साथ इस वक्त हैं। कॉमोडोर भास्कर, हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि मदद आ भी रही है ईयू से, जैसे कल ही कहा गया कि स्पेन की तरफ से इतने टन एम्यूनेशन भेजा जाएगा, लेकिन वो इतने टन एम्यूनेशन ऐसे फ्रंट्स तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि ये इलाके तो कट जाते हैं कीव और दूसरे इलाकों से। देखिए, इस वक्त जहां तक जंग की बात जो हो रही है, मारियोपोल का जो शहर है, ये रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत अहम है। जैसे आपने अपना रिपोर्ट में बताया है, ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा पोर्ट या बंदरगाह है, और अगर
रूस इसके ऊपर अपना पूरा कब्जा कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, धक्का होगा यूक्रेन के लिए। क्योंकि जो हम सामग्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो ईयू से आ रहा है, नेटो से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, उसको कुछ प्रकार के कनेक्टिविटी चाहिए यूक्रेन के अंदर तक पहुंचने के लिए। तो अभी आपके पास दो ही विकल्प हैं, या आप पूरा सामग्री बाय रोड भेजते हैं, बाय एयर भेजते हैं, या बाय सी रूट भेज सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कि अगर मारियोपोल जो है बंदरगाह रूस के कब्जे में अगर चला जाता है तो एक बहुत ही खास जो पोर्ट कनेक्टिविटी है वो यूक्रेन के पास नहीं हो। तो जितना भी सामग्री है, ये करीब, मैं कहूंगा, इनका जो फ्रंट है अभी टैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें तो करीब 300 साढ़े 300 मील की जो लंबाई पे है ये फ्रंट ऑफ द वॉर। वहां पे यूक्रेन जो अपना प्लान बना रहे हैं, जो सामग्री आ रहा है, मान लीजिए कि वो पोलैंड के माध्यम से आ सकता है, या उनके पास जो एक आध जो एयरपोर्ट अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में है, शायद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हम जानते हैं कि खास भारी सामान अगर कहीं भी पहुंचाना है तो आपका जो एयर रूट है उसकी लिमिटेशंस होती है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी $800 मिलियन की जो मटेरियल सपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने कहा है, यूरोप के देशों, पश्चिमी देशों ने कहा, चाहे ब्रिटेन हो, स्पेन हो, नेदरलैंड्स हो, उन्होंने तरह तरह सामग्री की बात की है जी। पर इसको पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं कि उनके लिए अभी केवल लैंड रूट होगा, या बहुत सेलेक्टेड तरीके से एयर रूट का इस्तेमाल करते हुए फिर अंत में यूक्रेन के जो फ्रंट तक पहुंचाने के लिए उनके पास बहुत ध्यान से वो लैंड रूट पे उसको वहां तक पहुंचाने के लिए तो चुनौतियां बढ़ जाएंगी, चुनौतियां वाकई में बढ़ जाएंगी अगर बंदरगाह भी हाथ से निकल जाता है। लेकिन मंजू जी, अगर हम ये देखते हैं कि वाकई में मारियोपोल पर भी कब्जा हो चुका है, तो ऐसे में नेटो से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये अब तक जो प्रेशर बनाया जा रहा था उसे क्या वो और बढ़ाएंगे? और दूसरा ये भी कि हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए पर उन्होंने ज्यादा कुछ भारत के स्टैंड पर नहीं बोला, तो क्या दूसरे देशों का रुख उन लोगों की तरफ, उन देशों की तरफ बदल सकता है जो इसमें बीच में एक अलग ही रुख लेके खड़े हैं? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं सब भारत की तरफ के पहले शुरू में कितना कड़ा रुख था यूएस का, यूके का और काफी और नेटो देशों का। लेकिन ऑलरेडी हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, हम इंडिया की बात समझ रहे हैं, इंडिया का पोजीशन हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कोई लेक्चर नहीं देंगे इंडिया को। तो ये सब बातें हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली सब हमारी जो क्या कहें लिमिटेशंस हैं इसमें, और ये है चुनौती है, हम इसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। हमें ये अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमें मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये स्टैंड लिया है। और जहां तक प्रेशर का है, जैसे आप कह रही हैं, इसमें क्या नेटो और ईयू वगैरह कुछ ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम जाके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं रखेंगे, सबने बोल दिया है। तो मुझे लग नहीं रहा कोई भी एक्चुअली वहां पे कोई जाएगा। और रूस पे तो वैसे मैक्सिमम प्रेशर डाला हुआ उन्होंने, और अब वो वेज एंड मीन्स देख रहे हैं कि जो वहां से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह सब आते हैं उसके ऊपर भी वो डाइवर्सिफाई करने की और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा और प्रेशर पड़ेगा रूस पे, लेकिन खास मुझे नहीं लग रहा है कि वो कर पाएंगे। ना रूस पे दबाव डाल पाएंगे, ना यूक्रेन पे, जो नजर आ रहा है। यूक्रेन भी नहीं मानने को तैयार है, और इन अ वे उनकी बात जो है लाजमी है, वो क्योंकि उनका देश है, वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, डिफेंड करना चाहेंगे। लेकिन सिमिलरली एट द सेम टाइम उनको पहचानना चाहिए कि क्या रियलिटी ऑन द ग्राउंड है। और मुझे लगता है थोड़ा सा ये बंद करने के लिए कोई ना कोई इनको जरूर बातचीत करनी पड़ेगी, टेबल पर आकर बैठना, कुछ तो किया जाए, क्योंकि बातचीत भी यहाँ कहीं पे भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो युद्ध है जिसका असर पूरे दुनिया पर पड़ रहा है, ये जल्द से जल्द खत्म हो सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे कि यूक्रेन पर भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने क्या अपील की है।
भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी की आज द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। हम रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड पर भी वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट में हमने तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। इसके साथ ही हमने सभी देशों की क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व को भी दोहराया है। महत्वपूर्ण जो पूरी बैठक है हैदराबाद हाउस में होने वाली है और सीधी तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। इस पर बातचीत होगी तो क्लियरली दोनों हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत पर कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हो। I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. और प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन की इस द्विपक्षीय बातचीत पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बरी शर्मा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यहां पर हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई और कई विषयों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि किस तरह से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बात हुई और साल के अंत तक उम्मीद है कि इस पर कोई निर्णय हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में उन्होंने चर्चा की। यूके की कंपनियों के भारत में बढ़ते निवेश के बारे में उन्होंने बात की। जिस तरह से कल बोरिस जॉनसन ने हलोल में एक जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पार्टनरशिप को और गहन करने का निर्णय लिया है जहां तक क्लाइमेट और एनर्जी का संबंध है। और इसीलिए उन्होंने यूके को नेशनल हाइड्रोजन मिशन में भी शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट के समापन की भी उन्होंने बात की। उन्होंने एक चीज़ जो बहुत साफ तौर पर कही, जो कि काफ़ी अहम है, वो है फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की, और स्वागत किया कि यूके भी अब इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में जुड़ना चाहता है। उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बात की, अपनी चिंता जताई। ये कहा कि वहाँ की धरती जो है वो किसी भी प्रकार से आतंक के लिए उसका इस्तेमाल ना हो, ये उन्होंने साफ किया। यूक्रेन की बात यहाँ पर खुद पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और बातचीत होनी चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का महत्व जो है वो बहुत अहम है। उन्होंने ये सभी बातें की। दूसरी तरफ पीएम जॉनसन ने उन्होंने यूक्रेन के बारे में कुछ भी अपने बयान में यहाँ पर हैदराबाद हाउस में कम से कम कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उनका जिस तरह से स्वागत हुआ गुजरात में, उसने उनको बिल्कुल अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर की तरह महसूस करा दिया। ऐलान भी उन्होंने किया, कहा कि जो OGL पार्टनरशिप है, यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में किस तरह से एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जा रहा है जिससे कि रेड टेप में ना फंसे इस तरह के प्रोक्योरमेंट। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये जो खतरा है ऑटो
ऑटोक्रेटिक नेशंस का जो कि दूसरे देशों की संप्रभुता को अंडरमाइन करते हैं, उस पर ज़रूर उन्होंने एक बार उसको मेंशन किया। तो बातचीत जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी हुई और सभी चीज़ों पर हुई। अब निश्चित तौर पर दोनों देश जो है इस एक नई ऊर्जा, नए जोश से, ये ब्रेक्सिट से निकलने के बाद यूके जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते आगे ले जा रहा है, रोड मैप बना रहा है, उसको लेकर ये काफ़ी अहमियत भरा दौरा रहा है। दिल्ली से कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के मिशन 2024 के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस की एक कमेटी ने मंथन करके अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि पीके को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की राय बटी हुई है। क्या है अंदर की खबर, बता रहे हैं मनोरंजन भारती। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पिछले कई दिनों से मैं आपको बताते आ रहा हूं प्रशांत किशोर के उस फॉर्मूले के बारे में, कांग्रेस के बारे में और क्या उनके फॉर्मूले हैं इसके बारे में। अब जो है प्रशांत किशोर लगातार 10 जनपद पर जाते रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने सोनिया गांधी को दिया है। उसके बाद सोनिया गांधी ने जो है एक 13 सदस्यीय नेताओं की कमेटी बनाई और प्रशांत किशोर के प्लान पर कांग्रेस की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे दी है। कौन कौन थे इसमें AK एंटनी थे, खड़गे थे, मुकुल वासनिक थे, अंबिका सोनी, वेणुगोपाल, जयराम रमेश, P चिदम्बरम, सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह जैसे नेता थे इस कमेटी में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अगले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर फिर सोनिया गांधी से मिलेंगे। जाहिर है कि नेताओं ने क्या रिपोर्ट दी है उस पर चर्चा होगी। अब प्रशांत किशोर जो है अपनी भूमिका कांग्रेस में तय करना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे कांग्रेस में आके। वो चाहते हैं कि स्थिति साफ हो। पीके जो है सीधे सोनिया गांधी के हैं या कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इतनी हैसियत होनी चाहिए। कुछ वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर को पदाधिकारी यानी कांग्रेस का पदाधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं है। उनको नहीं लगता कि इनको कोई महासचिव का जो ओहदा दिया जाए कांग्रेस में। विरोध करने वाले नेता जो है उनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस अध्यक्ष सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में नियुक्त करे और वो जो भी रणनीतिकार की भूमिका होती है वो रहें, वो पार्टी के अंदर ना आए। लेकिन वहीं कुछ नेता प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कराने के पक्ष में है। इसमें कमलनाथ का नाम लिया जा रहा है, इसमें वीरप्पा मोइली का नाम लिया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि उनको शामिल कर लिया जाए। अब चलेगी किसकी? चलेगी जो कि सोनिया गांधी चाहेंगी, प्रियंका गांधी चाहेंगी। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने के पक्ष में है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए एक नया पद बनाया जाएगा, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, जिसमें नाम दिया जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज और अलायंसेस के लिए। यानी वो जो रणनीति का काम करते हैं उसके लिए एक अलग से महकमा होगा, विभाग होगा, जिसका वो महासचिव होंगे। और पूरा गांधी परिवार है, वो जो प्रियंका और राहुल खासकर दोनों पीके को एक मौका देना चाहते हैं। उनका कहना है कि पीके के प्रेजेंटेशन को जो जिन नेताओं को उन्होंने दिया है, जब उनसे उन्होंने पूछा कि क्या इससे अच्छा प्रेजेंटेशन आपके पास कोई उपाय है, तो उनके पास वो उपाय नहीं था। उन्होंने कोई दूसरा प्रेजेंटेशन नहीं दिया। इसलिए गांधी परिवार को लगता है कि कांग्रेस की जो हालत है 138 साल पुरानी पार्टी का, जिसने करीब 50 साल जो है शासन किया देश पे, उसकी अभी जो हालत है उसको देखते हुए प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाहिए। क्योंकि अभी तुरंत जो है अभी इस पर फैसला हो सकता है, इसका असर पता चलेगा। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, जहां पे प्रशांत किशोर को पहले ही कह दिया गया है कि आप इन दोनों राज्यों को संभालिए। आज इतना ही, फिर नया टॉपिक लेके आऊंगा। नमस्कार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर के प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं है। देखिए, प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया है कोई उसमें बहुत नई बात नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन एक अच्छे फॉर्मेट में है और उसमें सुझाव भी अच्छे हैं। तो अब देखते हैं क्या निर्णय करती है लीडरशिप।
तो आपको लगता है कि पीके आएंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैडम चाह रही हैं और प्रियंका और राहुल भी चाह रहे हैं। बाबा भी आ जाए तो और अच्छा है। बात ये है कि हर नए लोग अगर कांग्रेस में जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो उनके पास लगता है कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, फिर अपना भी आपने उस पर बात कही है, प्रेजेंटेशन में कुछ है जिसको कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यह है कि वो स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिशियन हैं और अच्छे स्टैटिस्टिशियन के साथ साथ उनमें पॉलिटिकल एनालिसिस की भी क्षमता है और एक अच्छे रणनीतिकार हैं। मतलब ये अच्छे रणनीतिकार है, मतलब दिग्विजय सिंह ने पूरी जिंदगी राजनीति में गुजार दी, उसके बाद भी कोई रणनीतिकार आके आपको स्टैटिक्स समझा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है, दिग्विजय सिंह ने जब राजनीति शुरू की थी तब देश दूसरा था, सन 70 का, 80-90 का दशक पूरा हुआ, अब 2022 में है। तो इसलिए समय बदलता है, तो और समय जब बदलता है तो उसमें रणनीति भी बदलनी चाहिए। लेकिन सर आपको लगता नहीं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि पीके से भी पूछा जाएगा, आप जैसे नेताओं से भी पूछा जाएगा, वो तो एक तरह से टीएमसी के साथ भी रहे, जगन मोहन के साथ भी रहे, स्टालिन के साथ भी रहे, केजरीवाल के साथ भी रहे, 2014 में मोदी जी के साथ रहे, उसके पहले राहुल गांधी के साथ भी थे। तो आप ये सवाल तो कमिटमेंट का तो कुछ पूछेंगे ना, जिस आइडियोलॉजी की बात आप करते हैं बार बार। बात यही है, मेरा उनसे कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आज के माहौल में यदि वे कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो ये एक इंडिकेशन तो है, एक संकेत तो है कि वे नेहरूवियन गांधीयन फिलॉसफी के समर्थक हैं।